नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। बिहार की राजनीति में 26 साल बाद भारतीय जनता पार्टी अपने पैर पर खड़े होने की तैयारी कर रही है। वो नीतीश कुमार के रवैये को देखते हुए नीतीश कुमार के बिना अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने, अपने जनाधार को मजबूत करने के बारे में तय कर चुकी है और उसके अनुसार आगे का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। पहले कदम के रूप में 28 और 29 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के जो 7 प्रकोष्ठ होते हैं, मोर्चे होते हैं, युवा मोर्चा, महिला मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, अनुसूचित जनजाति मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, इन सब सातों मोर्चों के जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी के पदाधिकारी हैं वो और राज्यों के, इनकी एक बैठक होने जा रही है 30-31 जुलाई। उससे पहले इनको 28 और 29 जुलाई को 2 दिन बिहार की सभी 243 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज में 2 दिन का प्रवास करना है। ये भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के बारे में एक नई सोच डेवलप की है, नई सोच विकसित की है, जिसका एक्सपेरिमेंट पहला हुआ तेलंगाना में। अभी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से पहले नेताओं, मतलब पार्टी के वरिष्ठ मंत्रियों, सांसदों, नेताओं को सभी 117 विधानसभा क्षेत्रों में रात्रि प्रवास के लिए भेजा गया। इस प्रवास का मकसद क्या है? इसके जरिए पहले तो वहाँ जो पदाधिकारी हैं भारतीय जनता पार्टी के, आम लोग हैं, उनसे जानना कि उनकी समस्याएं क्या हैं, उनको बताना कि केंद्र की योजनाएं क्या हैं, उनका लाभ उनको कैसे उठाना चाहिए, अगर मिल रहा है तो उसके बारे में बताएं, अच्छी बात है, और नहीं मिल रहा है तो कैसे उसका लाभ ले सकते हैं, इसके बारे में बताएं। पहली बार औपचारिक रूप से स्थानीय संघ के पदाधिकारियों से एक संवाद का प्रयास इसके जरिए शुरू हो रहा है। जो नेता जाएंगे बीजेपी के, वो संघ के पदाधिकारियों से, स्थानीय पदाधिकारियों से भी मिलेंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे भी फीडबैक लेंगे। और ये सब करने के बाद, ये जानकारी इकट्ठा करने के बाद, अभी जो ये बिहार में हो रहा है, इस तरह का कार्यक्रम अभी तक बीजेपी में कभी नहीं हुआ कि ये मोर्चों के जो है इस तरह के सदस्यों की जो है बैठक इतने बड़े पैमाने पर, राष्ट्रीय बैठक बिहार में हो रही है, पटना में हो रही है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के बारे में भारतीय जनता पार्टी की नींद टूटी है और वो अपने संगठन का विस्तार करने की योजना पर उसने काम शुरू कर दिया है। और 30-31 जुलाई को जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा करेंगे और इस बैठक में उपस्थित रहेंगे पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री, संगठन महामंत्री BL संतोष। इससे इसकी गंभीरता का, इससे इसके बड़े पैमाने पर इसके असर का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। तो बीजेपी तैयारी कर रही है नीतीश के बिना आगे चलने की, क्योंकि बीजेपी ने ऐसा लगता है कि मान लिया है कि नीतीश कुमार ज़्यादा समय तक अब NDA में रहने वाले नहीं हैं। उनका जो रवैया है, मंगलवार को प्रधानमंत्री झारखंड के देवघर और बिहार के पटना में थे। 2 कार्यक्रम हुए प्रधानमंत्री की एक ही दिन में। झारखंड में ऐसा लगा कि जैसे वहाँ झारखंड में बीजेपी और JMM की सरकार हो, इस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने स्वागत किया उनका। और बिहार में ऐसा लगा कि जैसे किसी भारतीय जनता पार्टी के विरोधी दल की सरकार हो। नीतीश कुमार का स्वागत भाषण भी, उसके अलावा तो जो था वो था ही, स्वागत भाषण भी बहुत ठंडा रहा। हालांकि प्रधानमंत्री ने अपनी गरिमा का ख्याल रखा, पद की गरिमा का, गठबंधन धर्म का ख्याल रखा और नीतीश कुमार का नाम लेकर उनकी प्रशंसा की, तारीफ़ की, उनकी नीतियों की तारीफ़ की। और उनके नाम के साथ जब उनको संबोधित करना शुरू किया तो विशेषण लगाए। ये नीतीश कुमार ने नहीं किया। ये सब चीज़ें जो पॉलिटिकल लोग होते हैं, कार्यकर्ता होते हैं, बहुत ज़्यादा नोटिस करते हैं कि आप बात किस तरह से कर रहे हैं। इसका मतलब है नीतीश कुमार डिस्टेंसिंग उन्होंने शुरू कर दी है, फासला बनाना शुरू कर दिया है। प्रधानमंत्री की तारीफ़ में कुछ नहीं बोलना है, बीजेपी की तारीफ़ में कुछ नहीं बोलना है और राजद के लिए दरवाजे खोल कर रखना है। RJD से उनकी बातचीत चल रही है। ये बिहार में किसी से भी आप पूछ लीजिए, आपको इसका अंदाज़ा हो जाएगा। और ये जो जातीय जनगणना की बात हो रही है, जो उन्होंने कैबिनेट से पास करा लिया, वो उसके लिए कमेटी वगैरह बन चुकी है, तो उसका मकसद जो है वो मंडल 2 लाने का है।
यानी कि मंडल की राजनीति से ही ये नीतीश कुमार, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव, ये सब नेता जो निकले थे, उसको एक तरह से पुनर्जीवित करने की, उस राजनीति को पुनर्जीवित करने की कोशिश है नीतीश कुमार की, कि फ्रिक्शन बढ़े, जातियों के बीच में तनाव बढ़े, उसका फ़ायदा जो है वो जो संख्या में ज़्यादा है उनको मिले। ये जो राजनीति है, मंडल से जो राजनीति निकली, वो राजनीति अपने अंतिम चरण में है, अंतिम सांस गिन रही है। आप उत्तर प्रदेश की बात करें तो मंडल की राजनीति से आज अखिलेश यादव का कोई लेना देना नहीं है, मायावती का कोई लेना देना नहीं है। लेकिन बिहार में अब भी जो है मंडल की राजनीति से लालू प्रसाद यादव, आरजेडी और तेजस्वी यादव का लेना देना है। क्यों? संख्या की वजह से। तो उस संख्या का फ़ायदा अब नीतीश कुमार को लगता है कि अब उनके लिए उस राजनीति की ओर लौट जाना बेहतर है, बजाय बीजेपी के साथ रहने की। और ये कोई पहली बार करेंगे नहीं, तो इसलिए जो है बीजेपी और जेडीयू, इस दोनों पार्टियों के संबंध 2020 के बाद इस समय, या कहें पिछले 26 सालों में, इस समय सबसे निम्न स्तर पर है, सबसे निचले पायदान पर हैं। इतने खराब संबंध, अविश्वास का ऐसा माहौल पहले कभी नहीं रहा। पिछली बार जब नीतीश कुमार अलग हुए थे गठबंधन से 2013 में, तब उनकी महत्वाकांक्षा थी प्रधानमंत्री बनने की। उसके लोभ में उनको लगा कि वो नरेंद्र मोदी को रोक सकते हैं। पहले उन्होंने बीजेपी में रोकने की कोशिश की, वहाँ नाकाम हो गए। तो फिर उनको लगा कि अब बीजेपी के गठबंधन से बाहर जाकर नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने से रोक सकते हैं। हाल वो हुआ कि चौबे जी छब्बे बनने के चक्कर में दुबे बन गए। तो 2014 के लोकसभा चुनाव में कुल 2 सीट मिली सुशासन बाबू को। ये उनका अपना कमाया हुआ था 2 सीटें। वही उनकी वास्तविक हैसियत है अगर वो अकेले लड़ते। उनकी ताकत का पता इसलिए नहीं चलता कि वो हर बार जो है 2014 को छोड़ दें तो 2005 के बाद से लगातार या तो बीजेपी के साथ लड़े या आरजेडी के साथ लड़े। तो दूसरे की ताकत से बढ़ने वाले नीतीश कुमार हैं, दूसरे की राजनीतिक ताकत का फ़ायदा उठाने वाले। गठबंधन में हमेशा फ़ायदे में नीतीश कुमार रहते हैं, क्योंकि पार्टी छोटी हो या बड़ी उससे कोई मतलब नहीं, मुख्यमंत्री का पद उन्हीं के पास रहेगा। आरजेडी के साथ गए तब भी छोटी पार्टी थे वहाँ आरजेडी से, लेकिन मुख्यमंत्री वो रहे। बीजेपी के साथ अभी है तब भी छोटी पार्टी है, लेकिन मुख्यमंत्री पद उनके पास है। तो ये जो संतुलन सत्ता का साधते हैं नीतीश कुमार, वो और कोई पॉलिटिशियन कर नहीं पाता है। लेकिन हर चीज़ का, हर खेल का अंत आता है। नीतीश कुमार के इस बैलेंसिंग एक्ट का, पॉलिटिकल बैलेंसिंग का, उसका अंत आ रहा है, उस नीति का अंत आ रहा है। अब उनके लिए इस तरह का संतुलन साधना मुश्किल हो रहा है। उसकी वजह है कि दोनों तरफ लोग घायल हैं, बीजेपी भी और आरजेडी भी। आरजेडी में तेजस्वी को पता है कि पिछली बार आए थे तो क्या क्या वादा करके आए थे और धोखा देकर गए। पिछली बार भी ये समझाने की कोशिश की थी लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी तेजस्वी यादव को कि 5 साल मुझे मुख्यमंत्री रहने दीजिए, उसके बाद तो सब तेजस्वी का है ही, मैं सब खुद सौंप दूंगा। और बीच में निकल कर जो है वो फिर बीजेपी के साथ चले गए। अब वो फिर ये प्रस्ताव दे रहे हैं कि 2025 तक मुझे मुख्यमंत्री रहने दो, उसके बाद तो सब तुम्हारा है, सब तुमको सौंप दूंगा। लेकिन तेजस्वी इसके लिए तैयार नहीं। तेजस्वी ने चाचा जी को पहचान लिया है। उसको मालूम है कि ये फिर किसी समय दगा दे सकते हैं। 2025 बहुत दूर है। 2025 में वो क्या करेंगे या उससे पहले क्या करेंगे किसी को पता नहीं है। तो इसलिए कोई उन पर भरोसा करने को तैयार नहीं है। गठबंधन के साथी के रूप में नीतीश कुमार और उनकी पार्टी की विश्वसनीयता अपने निचले स्तर पर है। जो उन्होंने साख ये सुशासन बाबू और गठबंधन में ईमानदार व्यक्ति, ईमानदार नेता की बनाई थी, वो सब मटिया मेट कर चुके हैं। जितनी बार उन्होंने पलटी मारी है उसका नतीजा ये हुआ है कि अब उन पर कोई विश्वास करने को, उनकी बात पर कोई विश्वास करने को तैयार नहीं। लोग जो भी गठबंधन में है वो चाहता है कि साफ साफ बात हो। बीजेपी की समस्या अलग है, समस्या नहीं समस्याएं हैं। उसकी समस्या जनाधार की है। उसका जनाधार बहुत व्यापक नहीं है। सवर्णों के अलावा अति पिछड़ों का हिस्सा अगर उसे मिलता है तब उसका जनाधार बढ़ता है। अगर नीतीश और लालू उसमें से हिस्सा ले जाते हैं तो कम हो जाता है। तो बीजेपी
नंबर 1 या नंबर 2 हमेशा रह सकती है पार्टी, लेकिन अकेले सत्ता में आ सकती है ऐसा आज की तारीख में नहीं लग रहा है। लेकिन जिस तरह की तैयारी बीजेपी कर रही है, अगर उसमें गंभीरता से लगातार लगी रही तो आप निश्चित मानिए कि 2025 में इसका नतीजा दिखाई देगा। इसीलिए पार्टी ने ये नहीं तय किया कि जहां हमारे विधायक जीते हैं उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे, या जहां हम चुनाव लड़े थे उन्हीं कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है हमारा कार्यक्रम होगा। सभी 243 सीटों पर ये कार्यक्रम होगा। जहां बीजेपी लड़ी थी, नहीं लड़ी थी, जेडीयू लड़ी है, जीती है, वहां भी होगा। तो ये संदेश नीतीश कुमार को भी है कि अगर आप अपना अलग रास्ता तलाश रहे हैं, तैयार कर रहे हैं, तो हम भी अपना अलग रास्ता तैयार कर रहे हैं। इस मुगालते में न रहिएगा कि हम आपके बिना चल नहीं सकते, आपके बिना पंगु हो जाएंगे। तो बीजेपी ने पहली बार थोड़ा रीढ़ की हड्डी, मेरा मानना है कि बिहार में बीजेपी की स्थिति बंगाल से भी खराब है। बंगाल में स्थिति बीजेपी की फिर भी ठीक है, वहाँ ममता बनर्जी के सामने सिर्फ एक ताकत है, वो भारतीय जनता पार्टी। भले ही 2021 के चुनाव के बाद कमज़ोर हो गई हो, क्योंकि चुनाव बाद की हिंसा का सामना नहीं कर पाई, लेकिन बिहार में सरकार में होते हुए इतनी बेचारगी की स्थिति मुझे नहीं लगता कि किसी गठबंधन के साथी की किसी प्रदेश में किसी पार्टी की होगी जो भारतीय जनता पार्टी की है। बिहार में इस गठबंधन की हालत यह है कि इस गठबंधन से नीतीश कुमार को ही फायदा है। देखिए, कोई भी गठबंधन और कोई भी समझौता, कोई भी कोएलिशन जो है वो सिम्बियोटिक रिलेशनशिप पर चलता है जब दोनों को फ़ायदा हो। जब सिर्फ एक को फ़ायदा हो रहा हो तो फिर उस गठबंधन पर, उस साथ पर जो है सवाल उठना शुरू हो जाता है। वही बिहार में हो रहा है। बिहार में इस गठबंधन का फ़ायदा सिर्फ नीतीश कुमार को मिल रहा है और नुकसान सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को हो रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, बिहार के नेताओं को केंद्र से सख्त हिदायत है कि नीतीश कुमार के खिलाफ कुछ न बोलें। क्यों न बोलें? इसलिए कि उनको मौका न मिले, बहाना न मिले। भारतीय जनता पार्टी इस समय नीतीश कुमार से बहाने उनके छीन रही है कि उनको बहाना न मिले गठबंधन तोड़ने का। उनको गठबंधन तोड़ना है, ये बीजेपी को भी मालूम है, और नीतीश कुमार तो तोड़ रहे हैं तो उनको मालूम है ही। लेकिन आरजेडी के साथ उस तरह का समझौता नहीं हो पाएगा जैसा 2013 के बाद हुआ था। जिस तरह से 2015 में लालू प्रसाद यादव इस बात पर तैयार हो गए थे कि चुनाव में सीट किसी की भी ज़्यादा आए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे। नीतीश कुमार की समस्या ये है कि बिना मुख्यमंत्री के वो किसी गठबंधन में रहना नहीं चाहते। उन्होंने ये जो कलाबाजियाँ खाई हैं 2013 से और 2022 के बीच में, उसकी वजह से अब कोई भरोसा करने को तैयार नहीं है। एक बात। दूसरी बात, उनकी जो यूएसपी हुआ करती थी सुशासन की, अच्छे प्रशासक की, वो भी ख़त्म हो चुकी है। अब वो यूएसपी की बजाय वो उनके और उनके साथियों के गले का पत्थर बन गई है। सुशासन के नाम पर कुछ नहीं बचा है बिहार में, कुशासन ही कुशासन है। और इस बात को नीतीश कुमार से ज़्यादा उनकी पार्टी के नेता समझ रहे हैं। उनको समझ में आ रहा है कि नीतीश कुमार जिस ओर जा रहे हैं, जिस परिस्थिति में हैं, अगर उनको अकेला लड़ना पड़ेगा, मान लीजिए कि उनको अकेला लड़ना पड़े, तो उनकी पार्टी में कितने लोग बचेंगे इसका अंदाज़ा लगाइए। महाराष्ट्र में जो हुआ उद्धव ठाकरे के साथ, उनके साथ जितने बचे हैं उतने भी नहीं बचेंगे। तो नीतीश कुमार के लिए अपनी पार्टी को बचाए रखने के लिए ज़रूरी है कि वो या तो बीजेपी के साथ रहें या आरजेडी के साथ रहें। पार्टी से मेरा मतलब विधायक से है। विधायकों का साथ तभी तक है जब वो दो में से किसी एक बड़ी पार्टी के साथ बने रहें, अन्यथा उनकी पार्टी के नेताओं को उनको छोड़कर जाने में कोई समय नहीं लगेगा। और उनका जनाधार इतना व्यापक नहीं है कि वो, आप सत्ता की बात तो अकेले छोड़ दीजिए, वो मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में भी आ सके। दरअसल बिहार की राजनीति में जो दो ध्रुव हैं, वो एक तरफ आरजेडी है, दूसरी तरफ बीजेपी है। ये सैटेलाइट की तरह जो है, कभी उधर जाके चिपक जाते हैं, कभी इधर आकर चिपक जाते हैं, और उसका फ़ायदा मलाई ले जाते हैं नीतीश कुमार। दोनों पार्टियों को गठबंधन के बाद समझ में आता है कि गलती हो गई, और गलती को सुधारते सुधारते और गलतियां हो जाती हैं।
उसी का फ़ायदा नीतीश कुमार उठाते हैं। लेकिन अब दोनों को समझ में आ गया है कि इसको रोकना पड़ेगा। ये जो प्रवृत्ति है नीतीश कुमार की, उस पर लगाम लगानी पड़ेगी। तो नीतीश कुमार का क्या भविष्य होगा पता नहीं, लेकिन बिहार की राजनीति बदल रही है, ये दिखाई दे रहा है। इस प्रक्रिया में जो समय लगेगा वो आप मानकर चलिए कि लोकसभा चुनाव से पहले से लेकर विधानसभा चुनाव के बीच में बड़े बदलाव होंगे। क्या होंगे उस पर आगे बात करेंगे। तो आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है, ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।